वेलकम टू रोबो स्टडी। एक बार रोबो स्टडी में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री का लेसन आपके लिए लेके आए हैं। और आज के लेसन में हम चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। मिक्सचर्स क्या है और उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, इसको हम सीखेंगे। ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मिक्सचर्स एंड देयर separation. Okay, so this will have it on two part 1 and part 2। ठीक है। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मिक्सचर्स क्या है, व्हाट इज मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, राइट। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन क्या है ना, सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, कैसे टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ये भी हम देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हैं। और न्यूमेरिकल्स में हम बेसिकली देखेंगे कि हाउ डू वी कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, राइट। तो इसमें दो मेथड है, एक मास बाय मास और एक मास बाय मास परसेंटेज है। ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकें। कोशिश यह है कि हम आपको वीडियो आपकी भाषा में समझाएं, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को आप आसानी से समझ सकें। तो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर वी डिस्कस, पहले हम डिस्कस करें कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है। तो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था। क्लास 8 में आपने पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको याद होगा तो व्हाट इज मैटर, तो मैटर, व्हाट इज मैटर, जस्ट रिकॉल कीजिए। तो मैटर इज समथिंग विच occupies space and having mass। ठीक है। तो इसमें दो चीजें, एक है वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए और उसमें मास होना चाहिए। ठीक है, तब उसको हम मैटर कहते हैं। तो लेट्स नॉट एलोबरेट, आपको, मुझे पता है कि आपको पता है मैटर क्या है। नाउ मैटर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड दूसरा को हम बोलते हैं मिक्सचर, राइट। तो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में क्या, मिक्सचर्स में इसकी कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, इसमें कोई नो फिक्स्ड कंपोजिशन। तो आपने और भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज कंपाउंड, भी पढ़ा होगा आपने, आई एम श्योर, राइट। तो कंपाउंड एंड मिक्सचर में वही डिफरेंस होता है, कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता है, राइट, लेकिन मिक्सचर्स में नो फिक्स रेशियो। ओके, ठीक है। ओके, लेट्स गो फर्दर। सो द प्योर सब्सटेंसेस को भी हम फर्दर 2 पार्ट पे डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं एलिमेंट और दूसरा को हम बोलते हैं कंपाउंड। तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कंपाउंड के बारे में। तो इसमें एक फिक्स्ड रेशियो होता है, राइट, जो दो एलिमेंट मिलकर बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, जिसमें आपको 1:1 का रेशियो है, H2O, राइट, जिसमें आपको 2:1 का रेशियो, राइट। तो ये है कंपाउंड। एंड व्हाट इज एलिमेंट, तो एलिमेंट विच cannot be broken
broken further. ठीक है, जैसे हम बात करें एनी मेटल, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, राइट, है ना, गोल्ड, राइट, Au, है ना, Au, Ag, राइट. एंड व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज हैविंग फर्दर टू क्लासिफिकेशन. एक को बोलते हैं होमोजीनियस. तो होमोजीनियस एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, राइट. और जो हेट्रोजीनियस होता है वो एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. तो अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें तो जैसे कि आप देख लीजिए, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर, जिसको आप लेमोनॉइड भी बोलते हैं. जब सॉल्ट एंड वाटर का कंपोजिशन आपका होगा तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस. और नॉन यूनिक का हो जाएगा जैसे कि आयरन फिलिंग और आयरन फिलिंग प्लस सल्फर. आपने ये एक्टिविटी किया भी होगा. तो जब आयरन फिलिंग और आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को सल्फर के साथ मिला देंगे तो हेट्रोजीनियस. तो उसको आप बिल्कुल साफ साफ तरीके से आगे फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस को हम कैसे कैसे अलग करते हैं. ठीक है, तो ये एक तो रिकैप था. अब रियल एक्चुअल चैप्टर हम शुरू करते हैं. ओके, सो व्हाट इज मिक्सचर? सो मिक्सचर क्या बोलता है? मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, राइट. इसमें दो चीज है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड. ठीक है, बट हर किसी को मिक्सचर नहीं बोल सकते हैं, और मिक्सर्स के कुछ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होते हैं. तो जैसे हमने कहा कि दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसके कोई एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि एवरी कंपोनेंट दे हैव देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, दे रिटेन, फाइन, एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल. चूंकि केमिकली नहीं कंबाइंड है तो आप आपको पहचान सकते हो. यू कैन लुक एट द मिक्सचर और आप उसमें देख सकते हो कि इसमें आयरन फिलिंग है. जैसे मैं आयरन फिलिंग और इसको आयरन फिलिंग को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, राइट, और इसको मैं आपका मैंने अलग अलग कर दिए. तो अगर आप देख रहे हो कि अगर आपका येलो वाला आयरन है, राइट, और ये सल्फर है, तो आप इसको हैंड पिक मेथड से, फिजिकल मेथड से इसको अलग कर सकते हैं. और चूंकि इनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, राइट, रेशियो नहीं होता है, तो इनका कोई फिक्स फार्मूला भी नहीं होता. इट हैज नो फार्मूला. जैसे एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट. सिमिलरली सी वाटर, राइट, सी वाटर में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. वाटर तो होता ही है, सॉल्ट होता है, राइट. तो ये जितने भी चीज है दे आर नॉट कंबाइंड टुगेदर, एंड एवरीबॉडी लाइक मिनरल का, वाटर का एंड सॉल्ट का अपना अपना अलग अलग कंपोजिशन है. तो इसको हम मिक्सचर बोलते हैं. ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू. आगे बढ़ते हैं. अब मिक्सचर को जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि मिक्सचर को हम टू पार्ट पे क्लासीफाई करते हैं. एक को बोलते हैं होमोजीनियस और दूसरा को बोलते हैं हेट्रोजीनियस. तो होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, राइट, एंड हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप इतने जान लीजिए. अब मिक्सचर्स इज क्लासिफाइड into two part. One is your homogeneous and other is non-homogeneous और इसको हम बोलते हैं heterogeneous.
ठीक है। अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे है, जैसे मैंने आपसे भी कहा, उस एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द लिक्विड, एंड आप जो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप आंख से देख नहीं सकते हो, यू कैन नॉट सी, एंड वो सेटल डाउन नहीं होते। जैसे जब आप एक ग्लास लेते हो और ग्लास में वाटर है, राइट, प्लस आप सॉल्ट है जिसको आप लेमोनाइड बोलते हैं, तो आप यहाँ पर ही सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन को नेकेड आई से नहीं देख सकते हो कि इसमें सॉल्ट कहाँ है एंड वाटर कहाँ है, राइट। तो एक तो यूनिफॉर्मिटी होती है, राइट, जैसे कि शुगर, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, शुगर एंड सॉल्ट का एग्जांपल है, सॉल्ट एंड वाटर का है। विनेगर, एरिएटेड ड्रिंक जो आप कोको कोला कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो। एयर में भी आपको पता नहीं चलेगा, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, मैंने आपको पिछले साइड में बताया था, इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट वी डो नॉट नो कि उसमें जो भी गैस है उसमें क्या ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैसेस है, राइट। तो इन सारे गैसों को हम आंख से देख नहीं सकते हैं और उसके कंपोजिशन को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, राइट। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है दैट इज 1 नैनोमीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही एक मेजर डिफ्रेंशिएटर है जो अलग करता है होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस को। और जैसे मैंने आप कहा कि उनके जो पार्टिकल्स है, जब आप लेमोनाइड बनाते हो और उसको आप कुछ समय के बाद छोड़ देते हो तो उसमें आपको वो जो सॉल्ट या सॉल्यूशन है जिसको आपने वाटर में मिक्स किया है वो क्या है, वो कभी सेटल डाउन नीचे नहीं होते हैं, राइट। उसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन या वाटर पढ़ते हो, करते वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन जब आप पीते हो तो आपको पहले सीप से लेके लास्ट सीप तक आपको क्या मिलता है, आपको एक ही तरह का टेस्ट मिलता है ना, टेस्ट में आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइन। तो ये एक है, तो इसीलिए बोला कि इन्फॉर्मेलिटी है एंड सेम थ्रू आउट द फर्स्ट सिप टू द लास्ट सिप, आखिरी बूंद तक आपको भी सॉल्ट का और स्वाद मिलता है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है विच कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट जो है हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि टेंडल इफेक्ट इसमें नहीं अकर करता है, राइट। तो जो हमारे माइन्यूट पार्टिकल है, जब टेंडल इफेक्ट में आपने पढ़ा भी होगा अपने पिछले क्लास में, जब हम उसमें लाइट पास करते हैं तो जो लाइट के पाथ में जितने भी पार्टिकल आते हैं टेंडल इफेक्ट के कारण दिखने लगते हैं, बट यहाँ पर ही नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो फर्दर, है ना। तो हमने समझ गया होमोजीनियस विच हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, हम उसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं और उसको हम ऐसे नॉर्मल सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं, और वो पार्टिकल्स जो सेटल डाउन नहीं होते हैं व्हेन वी लीव इट फॉर सम टाइम। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म नहीं है, राइट, और उसके जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट है वो सारे विजिबल है और दे मे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। तो मान लीजिए आप एक ग्लास लीजिए और उस ग्लास में आप आटा, व्हीट फ्लावर या मड, राइट, या सैंड आप उसमें डाल दीजिए, या तो सैंड डालिए या तो मड डालिए या कोई भी ऐसे डाल दीजिए जो डिजॉल्व, चॉक वाटर। जब आप उसको छोड़ देंगे सम टाइम तो आप देखेंगे कि ये जो भी आपने सॉल्ट या चॉक या आटा या जो मड लिया है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ये तो पहले हमने इसको हमने मान लीजिए सैंड एंड प्लस वाटर को हमने मिक्स किया, एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे वाटर ऊपर में रह जाता है और जो सैंड है नीचे डिपॉजिट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ही आप जो कंपोनेंट है, जो दो अलग अलग कंपोनेंट आपने लिया था, सैंड एंड वाटर, ये दोनों विजिबल है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है
यूनिफॉर्मिटी बोलेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म है, राइट, एंड एवरी पार्ट हैज अ डिफरेंट कंपोजिशन, राइट। इसके जो पार्टिकल्स है ये विजिबल है थ्रू नेकेड आई, राइट, एंड जो पार्टिकल साइज है वो 100,000 नैनोमीटर है। वहाँ उस केस में 1 नैनोमीटर था। अगर आपको ये वेरी ग्रेटर देन हमेशा, राइट, एंड इसको जैसे मैंने कहा पार्टिकल में सेटल डाउन व्हेन वी लेफ्ट डिस्टर्ब। अब चूंकि इसमें पार्टिकल दिखते हैं तो इसमें टेंडल इफेक्ट होता है। माने जब अगर इसमें हम लाइट पास करेंगे, टॉर्च की लाइट अगर हम पास करेंगे इस ग्लास में, तो इस ग्लास के पाथ में जो भी पार्टिकल आएगा वो विजिबल होगा। तो ये दो मेजर मिक्सचर्स जो हमने डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन देखा, एक को होमोजेनियस और एक को हेट्रोजेनियस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, राइट, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। तो होमोजीनियस मिक्सचर है एंड दे आर नॉट केमिकली रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, राइट, एंड they are not chemical reacting substances whose composition can be varied within the limit। मतलब उनका जो, जैसे कि आप मान लीजिए सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसकी जो लिमिट है वाटर है, आप हो सकता 1 टीस्पून ले ले या 2 टीस्पून ले ले, राइट, प्लस 200 ml ऑफ वाटर भी ले सकते हैं, 250। तो इनके कंपोजिशन जो है वो वैरिड होते हैं, फिक्स नहीं है, राइट। वैरिड मतलब जो फिक्स नहीं है, मतलब ये आपकी इच्छा अनुसार आप जितना सॉल्ट लेना चाहे उतना सॉल्ट डाल सकते हैं वाटर में, राइट। तो हमने क्या देखा, ये दोनों जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो ये जो नया चीज बनता है, जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं दिस इज अ सॉल्यूशन, राइट। तो इसका मतलब हो गया एक सॉल्यूशन जो होगा उसमें दो चीज होगा, राइट, एक को हम बोलेंगे सॉल्यूट और दूसरा को बोलेंगे सॉल्वेंट, राइट, है ना। आई होप दिस इज क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में दो चीज की होने की आवश्यकता है, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है? जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द सॉल्यूट, राइट, एंड सॉल्यूट क्या है? द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व। तो हमेशा आप मान लीजिए, एक आपको मैं ट्रिक देता हूं, तो हम हमेशा बोलते हैं वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, राइट। तो यहां पर ही हम क्या करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब सॉल्वेंट है जो उसकी क्वांटिटी हमेशा लार्ज होती है, राइट। तो अगर इसको हम एक संक्षेप में समझने का प्रयास करें तो सॉल्यूशन ऐसा है जो केमिकली नॉन रिएक्टिव है और उसके दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं हम सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट, राइट। लेट्स डू फर्दर। तो अभी जैसे हमने कहा, जैसे यहां पर आपने देखा कि जो कंपोजिशन है दैट कैन बी वेरीड विद इन लिमिट, राइट। तो अब जैसे कि अगर मान लीजिए आप दो स्टूडेंट हैं, एक दोनों ने ही सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, राइट, है ना। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, दो स्टूडेंट है जिसने सॉल्ट सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं स्टूडेंट ए और एक को स्टूडेंट बी, राइट। इसकी जो कंपोजिशन थी सॉल्ट की थी, मान लीजिए इसने 2 टेबल स्पून सॉल्ट लिया एंड वाटर लिया 200 ml। सिमिलरली स्टूडेंट 2 ने क्या किया, इसने सॉल्ट लिया 3 टेबल स्पून और वाटर लिया 200 ml। और जब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा सॉल्टी है, दिस इज लेस सॉल्टी देन बी।
ए इज लेस सॉल्टी देन बी, माने ए का जो नमकीनापन है, जो उसमें नमक की मात्रा है, जो नमक का परसेंटेज है वो कम है। तो अगर इसको और अच्छी भाषा में बोले तो बोलेंगे कि सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है ए में कम है बी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे समझते हैं, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो कंसंट्रेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो आप पीछे देखेंगे तो यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट है, राइट। तो यहाँ पर ही हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो बस जैसे हमने बोला सॉल्ट इज आवर सॉल्यूट, राइट, एंड solvent is what? Is water, right? Water is our solvent, right? इन दोनों को मिक्स करके हमने बनाया था सॉल्यूशन। तो बोलते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। जैसे सॉल्यूट की जो परसेंटेज है के अनुसार हम ये बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है। कंसंट्रेशन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या ये मायने रखता है कि कंसंट्रेशन, अगर सॉल्ट और वाटर की अगर हम बात करें तो ठीक है, ये तो आम बात है कि कोई आदमी थोड़ा नमकीला पीता है, कोई ज़्यादा मीठा पीता है, कोई कम मीठा पीता है। बट रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आपने सुना होगा ORS, ठीक है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जब आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो डिहाइड्रेट हो जाता है तो हम ORS पीते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है ORS की अगर कंसंट्रेशन रॉन्ग हो जाए, ठीक है, तो वो डिहाइड्रेशन ट्रीट नहीं करेगा और इट मे हैव ए हार्मफुल इफेक्ट इन योर बॉडी। सिमिलरली पेस्टिसाइड हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, है ना, इन एग्रीकल्चर। पेस्टिसाइड का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एग्रीकल्चर में, राइट। अगर हम पेस्टिसाइड ज़्यादा या ज़्यादा दें तो क्या होगा? हमारा क्रॉप में उसको नुकसान होगा। अधिक अगर हम पेस्टिसाइड दे देते हैं तो क्या हो जाता है? देने से क्या होगा? हमारा जो क्रॉप है, हमारा जो फसल है, वो हो सकता बर्न हो जाए, राइट, और उसके जो रेसिड्यू है वो हमारे शरीर तक पहुंच जाएंगे ना, उसके रेसिड्यू। क्योंकि जब आप जो भी पेस्टिसाइड दोगे वो पेस्टिसाइड तो उस क्रॉप के आउटपुट, जो उसके यील्ड होगा, है ना, जो उसका फाइनल प्रोडक्ट उसमें तो होगा। जैसे वीट हो गया, है ना, वीट है, राइस है। तो जब आप जो भी फर्टिलाइजर देते हो, आपने पढ़ा होगा, आपने EWS इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ा होगा कि वाई एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड इज बैड फॉर दी हेल्थ, है ना। पेस्टिसाइड तो जरूरी है क्योंकि उससे हमारी फसल को, हमारे खेतों को बचाव होता है कीड़ों से। बट अगर हम एक्सेस दे देंगे तो उसका बुरा असर पड़ेगा हमारे शरीर पे, क्योंकि वही फसल की जो आउटपुट होगा उसको हम खाएंगे, फाइन। तो आपने देखा कि अगर थोड़ी सी कंसंट्रेशन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जो डिफरेंट मेडिसिन है, जो सलाइन डीप है ना, उसमें भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो इसका बहुत इज वेरी वेरी अनसेफ। तो हम ये देखते हैं, मैंने आपको ये एग्जांपल देके ये समझाने की कोशिश किया है कि व्हाई कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ओके, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और कैसे हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो कंसंट्रेशन आप देख लिया, इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर में तो नमक का चीनी ऊपर नीचे हो जाए तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे जो केमिकल सब्सटेंसेज जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जैसे हमने आपको बताया ORS, मेडिसिन एंड पेस्टिसाइड, वो हो जाए ऊपर नीचे तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। नाउ जो कंसंट्रेशन है उसको हम 3 तरीके से मेजर करते हैं, राइट। एक को हम बोलते हैं मास बाय मास, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम एंड मास बाय
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो पहला हम देखते हैं मास बाय मास परसेंटेज क्या है। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या है? तो मास बाय मास परसेंटेज क्या है? द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने आपको क्या बताया था, सॉल्यूशन क्या होता है? अगर मैं आप बोलूं तो व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन में दो चीज होगा, एक को बोलेंगे सॉल्यूट और एक को बोलेंगे सॉल्वेंट, राइट। तो जो सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, इसका कितना मास है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो जो सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है, राइट, तो उसमें ए सॉल्यूट की कितना परसेंट है, राइट। क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो इन दोनों के मिक्सचर से बना। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। क्या क्या चीज़ों से मिलता है? सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन बनता है दो चीज़ों से, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो मास बाय मास परसेंटेज जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन वो ये बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, राइट। और इसको ऐसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं आगे, उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या एक एग्जांपल हमने लिया है मास बाय मास परसेंटेज का, जिसमें मैंने ये आपको समझाने का मैं कोशिश करूंगा कि क्या कैसे ये काम करता है। तो हमने हमारा क्या वो डेफिनेशन था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, राइट। यही बताता है मास बाय परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहां पर ही देखिए क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें दिया है सॉल्यूट कितना दिया है हमारा, 10 ग्राम सॉल्ट, राइट। एंड सॉल्वेंट कितना हमारा 90 ग्राम, राइट, वाटर। तो हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया? सॉल्यूशन हम जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। तो ये हो गया 10 प्लस 90 विच इज 100 ग्राम। तो हमारा सॉल्यूशन का आ गया 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसको फार्मूला में लगाते हैं। तो हमें क्या पता है, मास बाय, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं तो ताकि आपको ठीक से ज़्यादा समझ आएगा। तो हम क्या पता है, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू, हमें क्या पता था कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही था ना। अब यहां पर इसको लो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट इज आवर 10 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 90 ग्राम, राइट, इनटू 100। सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन इज आवर 100 ग्राम, राइट। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 10%। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम सॉल्ट अगर डिसॉल्व होगा 90 ग्राम वाटर में, तो उसकी कंसंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से 10% होगी। फाइन, क्लियर, राइट, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड।
अब नेक्स्ट मेथड क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ना मास बाय वॉल्यूम क्या बोलता है, तो मास बाय वॉल्यूम बोलता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन mass of present in the 10 ml of solution, right? फाइन, ठीक है। तो अभी हम इसी चीज को हम आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश। अब आप ये ध्यान दीजिए कि हमने उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, राइट? उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, उसमें हम बात करते थे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, राइट? तो वहां पर ही हम लोगों ने दोनों चीज को मास ये लिया था, है ना, दोनों हमारा वजन में था, ग्राम में था, लेकिन यहां पर ही एक हमारा ml में है, ठीक है? तो जब हम इसको ml में हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर ही हम इस बात का ध्यान देंगे कि जो दूसरा वाला जो पार्ट है ना, जो दूसरा वाला पार्ट है वो हमेशा वॉल्यूम में ही होना चाहिए, राइट? तो जो इसका होगा, इसका क्या फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला हो गया परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फाइन। अब चलिए इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है मास बाय वॉल्यूम के लिए। तो बोलता है इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फाइन। अब हम यहाँ पर ही हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ मास ऑफ सॉल्यूट, राइट? तो हमें क्या दिया हुआ, मास ऑफ, ठीक है, पुराना आपको, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, राइट? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना दिया हमारा 5 ग्राम, राइट? एंड सेकेंड दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना दिया हुआ है 100 ml। तो हमें क्या फार्मूला पता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें क्या पता फार्मूला, हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट इतना क्या है 5 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 इंटू 100। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5%। इसका मतलब हो गया कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अगर डिजॉल्व होता है 100 ml वाटर में, तो इसमें जो कंसंट्रेशन होता है वो 5% होता है, यानी ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो 5% है, राइट? इसका यूज़ हम लोग सलाइन डिप में करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं। ये मैं प्रेजेंटेशन आपको ऐड कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो पहले हमने पढ़ा मास बाय मास, सेकेंड हमने पढ़ा मास बाय वॉल्यूम, अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, राइट? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होता है, ये बताता है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन दी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले के केस में हमने मास बाय मास में दोनों को ही ग्राम में लिया था। मास बाय मास में हमने दोनों को ग्राम में लिया था। मास बाय वॉल्यूम में हमने एक को ग्राम में लिया था और दूसरे को मिलीलीटर में लिया था, राइट? मास बाय वॉल्यूम में, राइट? और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम दोनों को ही ml में लेंगे, राइट? अब इसी चीज को हम
आगे बढ़ाते हैं। तो इसकी फार्मूला क्या हो गया? इसका फार्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। लेट्स सी द एग्जांपल। तो एग्जांपल है, ये बोलता है इफ 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्स विद द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था ना हाउ दिस कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट इन आवर फील्ड, हमारे खेतों में। तो अगर 1 ml लिक्विड पेस्टिसाइड अगर हम 100 ml वाटर में मिला देते हैं और स्प्रे करते हैं हमारे राइस क्रॉप में, तो परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा? ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है? 1 ml दिया, तो 1 ml क्या हो गया? 1 ml इज द सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 1 ml, राइट। उसके बाद क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट यूज दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज दैट क्या है? आप फार्मूला अगर याद होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज हम अगर निकालना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ, चलिए फार्मूला लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100, which is 1 by 100 into 100। 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1%। ठीक है ना? अब हमने कंसंट्रेशन देख लिया। अब एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। नो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी ये बताता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in the fixed quantity of solvent, right? तो एक सॉल्यूशन है at given temperature। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में 100 ml और 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्वेंट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ये कुछ भी हो सकता है, राइट। और जब इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? कि जब हम डिसॉल्व करते हैं, जो मैक्सिमम लिमिट रीच हो जाता है, राइट, आप उसके बाद फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा, राइट। यू कैन नॉट ऐड एनी मोर सॉल्यूट। अगर आप ऐड करेंगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो अगर आप मान लीजिए एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें आप चीनी या सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट या शुगर आप डालते हैं, मिलाते हैं, मिक्स होता है। बट एक समय ऐसा आएगा वो मिक्स होना बंद हो जाएगा और नीचे जाके बैठ जाएगा ये। तो हम बोलेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी ये सैचुरेटेड लेवल पे आ गया है, अब यहाँ के बाद ये नीचे बैठना शुरू हो गया, राइट। तो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी मतलब एक सर्टेन लिमिट तक हम कितने उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्युबिलिटी का क्या टेम्परेचर पे असर होता है? तो आपने देखे होगा, तो जब आप उसको सॉल्यूशन आपने बनाया जिसमें आपने अपने वाटर को प्लस सॉल्ट लिया और आपने उसको डिसॉल्व करना शुरू किया,
एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एट सर्टेन टेम्परेचर वो सैचुरेटेड है, मतलब डिसॉल्व वाला, उसके बाद में नॉन सैचुरेटेड है। तो आप जैसे ही उसको गर्म करोगे, इफ यू हीट इट, तो फिर से उसका डिसॉल्व, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर ही हमने देखा टाइप ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड को लिक्विड में, जैसे हमने सॉल्ट को वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जैसे शुगर डिसॉल्व मोर इन हॉट वाटर, राइट, ठंडे पानी में कम। अगर गैस की बात करें, गैस इन लिक्विड में, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। इसीलिए बोलता है जो वार्म सोडा गोज फ्लैट फास्टर। तो इसीलिए जब गर्म में सोडा फट जाता, हम बोलते हैं कि कार में हमें ऐसा कोई भी एडिएटेड ड्रिंक्स या सोडा या डियो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गर्म होने से गैस फैलता है, गैस एक्सपेंड होता है, ठीक है, और ब्लास्ट हो सकता है, इट्स में ब्रेक इट, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो टेम्परेचर है उससे सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ता है। अगर सॉलिड है, राइट, इन लिक्विड, तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकती है विद टेम्परेचर, और यही गैस इन लिक्विड है तो ये डिक्रीज कर जाती है जब हम उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप इसको थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, है ना, सॉल्युबिलिटी को, है ना। अब मैं आपको आगे और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। एक सॉल्युबिलिटी कर्व है, ये मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया है कि ये ग्राफ दैट शोज दी सॉल्युबिलिटी कर्व, ये एग्जाम में आपको आएगा क्वेश्चन। तो आप देखिएगा, एक एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है टेम्परेचर दिखा रहा है ना, यहाँ से आपको टेम्परेचर दिखा रहा है ना, आप देखेंगे यहाँ टेम्परेचर आपको दिखा रहा है एक्स एक्सिस में, राइट, एंड वाई एक्सिस में दिखाता सॉल्युबिलिटी, राइट। तो एक कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी है, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो यहाँ देखिएगा दोनों कंपाउंड के केस में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंपाउंड बी की अगर बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ थी, लेकिन जब ये 80 डिग्री पे हो गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी अराउंड 175 से 350 हो गई, जस्ट डबल हो गई, है ना। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड 0 टू 80 डिग्री में इसकी सॉल्युबिलिटी डबल हो गई, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली ये कर्व आपको ये बताने का कोशिश कर रहा है कि कैसे विथ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन solubility, राइट, विथ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट। तो आई एम श्योर यू विल लाइक इट, एंड नेक्स्ट सेशन पे हम फिर से आएंगे और फिर आपको पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।